देखो अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर को रिलीज कर दिया है तुम्हारे 2026 एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए आज की वीडियो में हम प्रॉपर्ली तुम्हारे इंग्लिश के सैंपल पेपर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे तुम लोग इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के बावजूद। मैं तुम्हें यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि तुम अपने एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स ला सको। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशल भैया। अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से तुम्हारे सैंपल पेपर को देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ना हम सैंपल पेपर को पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे लास्ट का जो दो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में तुम्हें 2 क्वेश्चन गिवन होता है और क्वेश्चन नंबर 12 में भी तुम्हें 2 क्वेश्चन गिवन होता है। हालांकि तुम्हें अटेम्प्ट सिर्फ एक ही करना होता है, मतलब कि तुम क्वेश्चन नंबर 13 में भी किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो जो भी तुम्हें इजी लगता है, और वैसा ही तुम क्वेश्चन नंबर 12 के साथ भी कर सकते हो, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन होते हैं ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि भैया ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यूजुअली ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 3 टाइप के ही आते हैं। सबसे पहला होता है पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस। देखो पैरेलल क्वेश्चंस उसे कहते हैं ना जिसमें तुम्हें 2 अलग अलग चैप्टर के कैरेक्टर्स, थीम या फिर सेंट्रल आइडिया को कंपेयर करने बोला जाता है। जैसे तुम्हें 2 अलग अलग चैप्टर दे देगा और दोनों चैप्टर के कैरेक्टर्स को कंपेयर करके कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। टेंशन मत लो, आगे एग्जांपल भी देखेंगे। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का दूसरा टाइप होता है डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस। डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। बोलेगा कि तुम ये कैरेक्टर हो और तुम अपने इंसिडेंट को बताते हुए डायरी लिखो। फॉर एग्जांपल बोल देगा कि तुम रैट ट्रैप सेलर हो, तुम अपने इंसिडेंट को बताते हुए डायरी लिखो। तो जब भी तुम डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस का आंसर लिखोगे ना, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन फॉर्म में लिखना, और दूसरा जो डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में होते हैं। ये 2 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और फिर तुम बहुत ही इजीली डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि क्लास 12 में डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस कम ही आते हैं, मतलब कि वंस इन अ ब्लू मून आते हैं। हो सकता है 4-5 साल में एक बार डायरी एंट्री वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाए। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो थर्ड टाइप है ना, वो तुम्हें ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिलता है। ये होता है रियल लाइफ सिचुएशन वाले क्वेश्चंस। रियल लाइफ सिचुएशन वाले क्वेश्चन का मतलब होता है ना कि जो चीज तुम स्टोरी में पढ़ रहे हो, उस स्टोरी के कैरेक्टर्स या उस स्टोरी के जो प्रॉब्लम्स है ना, उसे रियल लाइफ के साथ जोड़कर आंसर लिखना। आई नो तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो स्टोरी में कोई एक कैरेक्टर ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो तुमसे पूछ लेगा कि तुम अगर उस कैरेक्टर की जगह पे होते तो तुम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो लेसन है ना, इसका रियल लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिन्हें रियल लाइफ के साथ जोड़ा जाता है, उन्हें हम रियल लाइफ सिचुएशन वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यूजुअली 3 टाइप के होते हैं, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन, डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस और रियल लाइफ सिचुएशन वाले क्वेश्चंस। अब तुम सोच रहे हो कि भैया मैं बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देखना। इस 20 मिनट के वीडियो में मैंने तुम्हें डिटेल में बताया कि हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ कॉमन लाइंस भी दे दिए हैं कि अगर डायरी एंट्री वाला क्वेश्चन आता है तो ये कॉमन लाइंस यूज करना, अगर पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस आता है तो ये कॉमन लाइंस यूज करना। मैंने तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट भी बता रखा है कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे मिडिल वाला पार्ट लिखना है और कैसे कंक्लूजन देना है। इन शॉर्ट अगर तुम्हें लिटरेचर के आंसर राइटिंग के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो जरूर से देखना, और अगर तुम्हें पूरे इंग्लिश पेपर के आंसर राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन को समझना है ना, तो तुम ये वाली वीडियो देखना। इसमें मैंने प्रॉपर्ली बता रखा है कि कैसे रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, कैसे राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना है और कैसे लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। ये मस्ट वॉच वीडियो है। पिछले साल जिन जिन बच्चों ने इन वीडियोस को देखा था उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे। ट्रस्ट में अगर इस साल तुम्हारे एग्जामिनेशन में 80 में 65 या 70 आने वाले होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे एग्जामिनेशन में 75 टू 78 आ जाएंगे। आई मीन कम से कम 10 नंबर तो इंप्रूव होगा ही होगा। जो तुम्हारे बोर्ड्स के आंसर सीट को चेक करते हैं ना, मैंने उनके मेंटालिटी से सोचकर ये पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो को बनाया है, तो इसलिए इस वीडियो को तो जरूर देख लेना। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखोगे तो इसमें 2 क्वेश्चंस है एंड ये दोनों ही क्वेश्चन पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 के ए को देखते हैं तो इसमें 2 अलग अलग स्टोरीज को जोड़ा गया है, यानी कि 2 अलग अलग स्टोरीज को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टोरी है तुम्हारे इंडिगो और दूसरा स्टोरी है तुम्हारे रोड साइड स्टैंड, और दोनों ही चैप्टर में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको कंपेयर करके लिखने को बोला गया है। बहुत ही सिंपल है, तुम लिख सकते हो कि दोनों ही चैप्टर में जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है, उन्हें रिच लोग एक्सप्लॉयट करते हैं। इंडिगो के केस में जो लैंडलॉर्ड्स थे वो फार्मर को एक्सप्लॉयट करते थे। रोड साइड स्टैंड के केस में जो सिटी के अमीर लोग हैं वो रोड साइड स्टैंड ओनर को एक्सप्लॉयट करते हैं। जो सिटी के रिच और पॉलिश्ड लोग हैं ना, वो रोड साइड स्टैंड के सामने रुकते तो हैं, लेकिन सिर्फ उनसे डायरेक्शन पूछने के लिए या फिर उनकी बुराई करने के लिए, उनसे कोई सामान
सामान लेने के लिए नहीं। और यही वो रीजन है कि जो रोड साइड स्टैंड के ओनर होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। फिर तुम ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि दोनों ही स्टोरी में जो पुअर पीपल है ना वो लोनलीनेस फील करते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि उनका कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और दोनों ही चैप्टर में हमें सिखाया जाता है कि हम कैसे इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि ये जो मार्जिनलाइज सोसाइटी होती है, यानी कि ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये क्वाइटली सफर करते रहते हैं, ये चाह कर भी आवाज नहीं उठा सकते। ऐसे तुम बहुत सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो और इसके आंसर को फ्रेम कर सकते हो। इन शॉर्ट मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि कैसे पैरेलल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। जब भी दो डिफरेंट चैप्टर के कैरेक्टर्स, थीम या किसी भी चीज को कंपेयर किया जाता है तो उसे पैरेलल क्वेश्चंस बोलते हैं और उन्हें अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान होता है। डिटेल के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है, ये वाली वीडियो देख लेना। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 का बी है ना, इसमें भी दो डिफरेंट चैप्टर के डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंपेयर किया गया है। यहाँ पर तुम्हारे ऑफिस बॉय को सोफिया के साथ कंपेयर किया गया है। जो तुम्हारा ऑफिस बॉय है वो पोएट्स एंड पैनकेक चैप्टर से है और जो सोफिया है वो गोइंग प्लेसेस चैप्टर से है। और इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों के ड्रीम्स और प्रॉब्लम्स को कंपेयर करो। बहुत आसान है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। तुम लिख सकते हो कि दोनों ही कैरेक्टर्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जो ऑफिस बॉय है उसका पे स्लिप कम है, यानी कि उसको सैलरी कम मिलता है। दूसरी तरफ जो सोफिया है वो एक गरीब फैमिली में जन्म ली है। दूसरा पॉइंट तुम लिख सकते हो कि दोनों ही कैरेक्टर्स का जो एम्बिशन है ना वो क्लैश करता है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स अमीर बनना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पास ही पैसा नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जो ऑफिस बॉय था उसके अंदर बहुत तरह की टैलेंट थी, वो राइटर बनना चाहता था या बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता था, लेकिन फिर भी वो बन नहीं पाता है। वहीं दूसरी तरफ जो सोफिया है ना वो खुद का बुटीक खोलना चाहती थी, लेकिन वो खोल नहीं पाती है। यानी कि दोनों के एम्बिशन तो काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, लेकिन दोनों ही अपने एम्बिशन को अभी तक तो स्टोरी में पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद तुम एक और पॉइंट लिख सकते हो कि दोनों ही कैरेक्टर्स का मजाक उड़ाया जाता है। ऑफिस बॉय का मजाक उसके आसपास के लोग उड़ाते हैं और सोफिया का मजाक उसके फादर उड़ाते हैं। फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स को कहीं पे भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। और भी ऐसे ही तुम सोच सोच कर दोनों ही कैरेक्टर्स के सिमिलैरिटीज को यहाँ पर लिख सकते हो और प्रॉपर्ली आंसर को फ्रेम कर सकते हो। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले तुम लोग सोच रहे होगे ना कि भैया एग्जामिनेशन के टाइम में इतने सारे पॉइंट्स याद कैसे आएंगे, और अगर याद नहीं आएंगे तो तुम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस करो। इंग्लिश पे जो तुम लोग सबसे कम ध्यान देते हो ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे आगे चल के लोले लग जाएंगे। आई नो तुम्हारे लिए साइंस मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है ना कि इंग्लिश पे तुम लोग ध्यान ही मत दो। कम से कम हफ्ते में एक दिन निकालो जिस दिन तुम प्रॉपरली इंग्लिश को डेडिकेट करो। और सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलने वाला, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से आ रहे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक बुक को, क्योंकि इस बुक में 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन के आंसर सीबीएसई बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग गिवन है। ऊपर से इस बुक में तुम्हें माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स जैसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जो तुम्हारा सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएगा बल्कि एग्जाम के लिए प्रॉपरली रेडी भी करेगा। ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बुक में 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अलाइन करके बनाया गया है। एंड इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाता है तो। इसलिए इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेस कर लो और प्रॉपरली आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अब देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इसके दोनों ही पार्ट ए और बी रियल लाइफ सिचुएशन वाले क्वेश्चंस हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर ए में ये पूछा गया है कि डॉक्टर सदाओ के लिए उस सोल्जर को बचाना, उस एनिमी को बचाना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों था हाना से। अब देखो, इसका आंसर बहुत ही इजीली तुम दे सकते हो। मेन पॉइंट तो यही है कि डॉक्टर सदाओ के कंट्री के लिए वो जो इंसान था ना वो एनिमी था, और वॉर के टाइम में एनिमी का हेल्प करना मतलब देश के खिलाफ जाना। अब ऑब्वियस सी बात है, सपोज मान लो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और कोई पाकिस्तानी सोल्जर तुम्हारे घर के पास आके गिर जाता है और तुम कोई डॉक्टर हो, तो तुम क्या उस सोल्जर का इलाज करोगे? ऑब्वियसली तुम सोचोगे ना कि ये तो मेरे देश का एनिमी है और अगर मैं इसका इलाज करता हूँ तो देश के खिलाफ जाना हुआ। ऊपर से जो डॉक्टर सदाओ थे ना, वो कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं थे, बल्कि वो एक वॉर डॉक्टर थे, यानी कि वो अपने देश के सोल्जर्स का इलाज करते थे। तो इस केस में डॉक्टर सदाओ के लिए उस एनिमी को हेल्प करने वाला डिसीजन लेना ज्यादा हार्ड था, किससे? हाना के कंपैरिजन में। हाना कौन थी? उनकी वाइफ थी, इतना तो पता ही होगा, तुमने चैप्टर पढ़ा होगा। तो फिर दूसरा पॉइंट तुम ये भी लिख सकते हो कि हाना जो उस एनिमी को हेल्प कर रही थी ना, उससे हाना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो डॉक्टर सदाओ उस एनिमी को हेल्प कर रहे थे, ये बात अगर बाहर पता चल जाता तो डॉक्टर सदाओ के साथ कुछ भी हो सकता था। उन्हें देश निकाला जा सकता था, उनको फांसी की सजा हो सकती थी, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि ये स्टोरी हमें सिखाता है कि हमें हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे रखना चाहिए। कंट्री वगैरह सही है, कंट्री को भी फर्स्ट पे रखना चाहिए, लेकिन हमेशा कंट्री से ऊपर किसको रखना चाहिए? ह्यूमैनिटी को। ये नहीं कि तुम देश के नाम पे किसी को भी मारे जा रहे हो, दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी। और भी तुम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को फ्रेम करके यहाँ पे लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी है ना, इसमें पूछा गया है कि ये जो तुम्हारा द टाइगर किंग चैप्टर है, इसको पढ़ने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्यों होता है? बेसिकली राइटर ने किस किस तरह के चीजों का, टोन का वगैरह का यूज किया गया है। बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि राइटर ने किस किस टोन का यूज किया है इस स्टोरी को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए। तो इसमें तुम बहुत सारी चीज ले सकते हो कि राइटर ने ज्यादातर सटायर टोन का यूज किया गया है, यानी कि बहुत जगह पे टॉन्ट मारा है। टाइगर
किंग के सिल्ली बिहेवियर को दिखाने के लिए कि वो कितना ज्यादा एग्रेशन में हो जाते हैं 100 टाइगर को मारने के लिए वगैरह वगैरह। फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि जो कल्कि है ना, उन्होंने इस स्टोरी को ज्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए बहुत जगह सस्पेंस का यूज किया है, जैसे कि कैसे द टाइगर किंग के किंगडम में जितने भी टाइगर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक लड़की से शादी कर लेते हैं जिनके किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। फिर इसके बाद फिर से सस्पेंस आता है कि शादी के बाद फिर से उस किंगडम में भी टाइगर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो इनाम रख देते हैं कि जो भी मुझे टाइगर ढूंढ के देगा उसको मैं रिवार्ड दूंगा वगैरह वगैरह, टैक्स माफ कर दूंगा वगैरह वगैरह। फिर वो रिवार्ड रखते हैं कि जो भी गांव मुझे टाइगर ढूंढ के देगा उसके गांव का मैं टैक्स को माफ कर दूंगा। फिर तुम इसके बाद ये भी लिख सकते हो कि कैसे वो ब्रिटिश ऑफिशियल आता है तो उसको टाइगर किंग मना करते हैं, तो ये सारी चीज सस्पेंस में आ जाएगा। फिर और भी पॉइंट्स है, जैसे कि इस स्टोरी को आयरनी टोन में लिखा गया है, बहुत ही फनी वे में लिखा गया है और इवन टाइगर किंग के डेथ को बहुत ही फनी वे में डिपिक्ट किया गया है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर तुम कह सकते हो 5 मार्क के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को देखें ना, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, 2 मार्क के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 6 क्वेश्चंस है, जिसमें तुम्हें सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करना है, तुम कोई भी एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हो जो भी तुम्हें हार्ड लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल 3 क्वेश्चंस है, जिसमें तुम्हें कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, हम उसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे वरना ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में। ये जो तीनों क्वेश्चंस है ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे किसी भी एक चैप्टर के अंदर से एक पैराग्राफ को उठाकर यहाँ पे डाल दिया जाता है और फिर उस पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इससे ये पता चलता है कि तुमने अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ा है या फिर नहीं है। तो अगर तुम मेरे सारे वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देखते हो तो तुम बहुत ही इजीली इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में ना 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों ही क्वेश्चन पोएम से हैं और इन दोनों क्वेश्चंस में से तुम्हें कोई एक अटेम्प्ट करना है और तुम्हारे एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में आएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर अगर तुम 8 को देखोगे तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है और ये दोनों ही क्वेश्चन फ्लैमिंगो बुक के अलग अलग चैप्टर से पूछे गए हैं, हालांकि तुम्हें अटेम्प्ट कोई एक ही करना है। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन है और ये दोनों ही क्वेश्चन विस्तस बुक से पूछे गए हैं और इन दोनों क्वेश्चन में तुम्हें कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि पोएम से तुम्हें कोई एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, उसी तरह से फ्लैमिंगो बुक से तुम्हें कोई एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा और उसी तरह से विस्तस बुक से तुम्हें कोई एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नंबर 7, 8, 9 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग ना डायरेक्ट राइटिंग सेक्शन को देख लेते हैं। इस सेक्शन में ना तुम्हें काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा, जैसे कि सबसे पहले हम नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों ही नोटिस राइटिंग के होते हैं। हाँ, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, तुम्हारे एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों नोटिस राइटिंग के क्वेश्चन होंगे, लेकिन तुम्हें अटेम्प्ट कोई भी एक करना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें नोटिस राइटिंग पढ़ के जाना है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम नोटिस राइटिंग के दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों ही क्वेश्चन इन्विटेशन राइटिंग के होते हैं। तुम्हें अटेम्प्ट को एक ही करना होता है। इससे तुम्हें क्या समझ में आया, इससे तुम्हें यह समझ में आया कि इन्विटेशन राइटिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम इसे मिस करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, इन्विटेशन राइटिंग नोटिस राइटिंग जितना छोटा टॉपिक नहीं है। इन्विटेशन राइटिंग के अंदर 7 से भी ज्यादा फॉर्मेट होते हैं और ये सारे के सारे फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट है। तुम किसी को भी मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में उस फॉर्मेट से क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे तो लोले लग जाएंगे। तो अभी तक तुम्हें समझ में आया कि नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुम्हें पढ़ के जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन होता है तुम्हारा रिलेटेड टू एडिटर से और दूसरा क्वेश्चन होता है तुम्हारे जॉब एप्लीकेशन से, और ये दोनों ही टॉपिक अलग अलग टॉपिक है। तो अगर तुम इन दोनों टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक में एकदम महारत हासिल कर लेते हो तो तुम इजिली क्वेश्चन नंबर 5 से फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों ही टॉपिक को पढ़ लेना। दोनों ही टॉपिक के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, छोटे छोटे वीडियो है यार, 15-20 मिनट के चक्कर में तुम एक टॉपिक को क्यों छोड़ोगे। और वैसे भी ऐसा तो नहीं है ना कि कल ही तुम्हारा एग्जाम है, तो इसलिए दोनों ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है रिपोर्ट राइटिंग से, एक होता है आर्टिकल राइटिंग से। इसका मतलब क्या, इन दोनों टॉपिक में से तुम कोई एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जा सकते हो, लेकिन मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि दोनों ही टॉपिक को पढ़ लेना। मेरे अकॉर्डिंग आर्टिकल राइटिंग वाला टॉपिक ज्यादा इजी होता है क्योंकि इसमें ज्यादा फॉर्मेट का लफड़ा नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग में भी वैसे नहीं है, 2-3 फॉर्मेट ही है। अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं समझ में आ जाएगा। वैसे जिन भी वीडियोस का मैंने तुम्हें अभी रिकमेंडेशन दिया है ना, अगर तुम इन सारे वीडियोस को प्रॉपर्ली देख लेते हो और इन सारे टॉपिक्स के फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेते हो, कॉमन लाइंस को याद कर लेते हो। हाँ, मैंने तुम्हें कॉमन लाइंस भी बता रखे कि तुम्हें क्या क्या सेम टू सेम छाप के आना है। अगर तुम सेम टू सेम एग्जाम में छाप के भी आ जाओगे तब भी तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर तुम ये सारे काम कर लेते हो तो तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में फुल आने वाले हैं, तुम्हारा कोई भी मार्क्स नहीं काटने वाला।
तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि राइटिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके बाद फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होता है रीडिंग सेक्शन से। अब देखो रीडिंग सेक्शन को तुम्हें कहीं स्पेसिफिक जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम रीडिंग सेक्शन को ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम और ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। रीडिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है ना जिसको तुम कम ही प्रैक्टिस करो तो बेटर है। रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करते वक्त तुम्हारा दिमाग एकदम शांत होना चाहिए और एकदम फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में क्या होता है ना, ज्यादातर आंसर्स तुम्हारे पैसेज में ही गिवन होते हैं। बस एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि सीबीएसई ने ऑलरेडी बोल रखा है कि तुम्हें डायरेक्टली आंसर को पैसेज से नहीं चेपना है। मतलब हाँ, तुम्हारे पैसेज में आंसर गिवन होंगे लेकिन उस आंसर को अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखना है, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली आंसर को पैसेज से चेपोगे तो तुम्हें पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। वैसे रीडिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में बना रखा है, इस वीडियो को देख लेना। तो आई होप सो इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली होगी, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और तुम्हें किस वे में प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना है, ताकि तुम अपने इंग्लिश के एग्जामिनेशन में 80 में 80 ला सको। बाकी 20 नंबर तो प्रैक्टिकल के होते हैं, वो तो मिल ही जाते हैं, अगर तुम्हारे स्कूल के इंग्लिश टीचर से कोई पर्सनल लफड़ा नहीं है तो, वरना वो 2-4 नंबर तो तुम्हारे काट ही लेंगे। खैर, अगर तुम्हें ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब तुम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।